नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की कृतिका पुस्तक से मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। अब हम शुरू करते हैं पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर मृदुला गर्ग ने उन औरतों का जिक्र किया है जो इनके साथ थी। देखिए आप, ये बहुत ही मजेदार पाठ है। पाठ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है। आप इसे यदि जिज्ञासा पढ़ेंगे कि लेखिका किन किन महिलाओं का जिक्र कर रही है और उनके बारे में वो क्या क्या बता रही है, तो आपको पाठ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो इसलिए पाठ को सिर्फ बोरियत समझकर मत पढ़िए, सिर्फ चैप्टर रीडिंग हमें करनी है या पाठ हमें पढ़ना है इसलिए नहीं, पाठ को हमें समझना है। तो इसलिए बहुत आनंद से, बहुत मजे से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरुआत में लेखिका अपनी नानी का जिक्र करती है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? इनकी माँ की शादी होने से पहले ही इनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। मैंने अपनी नानी की कहानियां जरूर सुनी है। क्या कहती है अपनी नानी के बारे में? कि इनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी मतलब पर्दा रखने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़कर वकालत करने के लिए विदेश में चले गए थे। और जब वहां से डिग्री लेकर लौटे तो उनका तो रंग ढंग ही अलग था। उनका तो जीवन जीने का ही तरीका बदल गया था। वो तो अंग्रेजों की तरह जीवन जीने लगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताई है कि नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। ना तो उन्होंने कभी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद अपने पति को बताई और ना ही उनके विलायती ढंग से जीवन जीने को स्वीकार किया। मतलब वो अपने जीवन को अपने प्रकार से ही जीती रही। इसके बाद लेखिका अपनी नानी के विषय में और क्या कहती हैं कि जब उनकी नानी ने खुद को मौत के करीब पाया और ये देखा कि उनकी 15 साल की भी अभी कुंवारी है और उसकी मौत के बाद उसके पति जो है उसकी शादी किसी अंग्रेजों के गुलाम से कर देंगे, तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो एकदम से बोल उठी और पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने पति को कहा कि मैं आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, उनसे मिलना चाहती हूँ। सभी बहुत हैरान हो गए, क्योंकि ऐसी औरत जिसने पराए मर्द तो क्या अपने पति के सामने भी मुंह नहीं खोलकर बात की, वो आखिरी वक्त में एक अजनबी से क्या बात करना चाहती है। तो खैर चलो, नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तुरंत अपने दोस्त के पास गए और कहा कि मेरी पत्नी तुम्हें याद कर रही है, आपसे कुछ कहना चाहती है, आप तुरंत आ जाइए। तो वो तुरंत दोस्त को ले आए। तो उसके बाद अपने पति के दोस्त से जो कहा वो और भी हैरत अंगेज था। क्या? उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी के लिए वर आप तय करेंगे। मतलब लेखिका के नाना बहुत हैरान कि ये क्या हो रहा है। तो आगे लेखिका की नानी कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी किसी साहबों के फर्मरदार से हो। फर्मरदार मतलब किसी साहब, अंग्रेजों के से हो। कोई भी आजादी का सिपाही ढूंढकर मेरी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए। तो उनकी ये बात सोचकर कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा कि वो अपनी बेटी की शादी भी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती हैं। वास्तव में उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू यहाँ पर उभर कर आता है कि निजी जीवन में वो काफी आजाद ख्याल की थी और ना तो उन्होंने कभी नाना की जिंदगी में दखल दिया, ना उसमें साझेदारी की, लेकिन अपनी जिंदगी को वो अपने ढंग से जरूर जीती रही। तब जैसा वो चाहती थी अपने जीवन को वैसा ही वो जीती रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, लेकिन दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में भी असली आजादी है। और यही नानी की खास विशेषता थी कि ना तो उन्होंने कभी नाना की जिंदगी में दखल दिया और ना ही कभी अपनी जिंदगी में दखल करने दिया। मतलब अपने विचारों को, आजाद ख्यालों को अपने तरीके से वो जीती रही और किसी दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं दिया। तो इस तरह से
लेखिका की माँ की शादी किससे हुई? वही जो नानी चाहती थी। किनसे? एक स्वतंत्रता सेनानी से। और उसको आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। और नाना जी के दोस्त प्यारेलाल शर्मा को तो इससे अच्छा वर मिलने वाला नहीं था। तो माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब लेखिका की माँ की शादी हो गई, लेकिन उन्हें तो इस तरह से खादी के कपड़े पहनने का कभी अभ्यास ही नहीं था। तो एक तो वो बहुत कमजोर कमजोर थी, और क्या करती थी कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास, यानी कि कौन है हुई उनकी सास, लेखिका की मृदुला गर्ग की दादी, कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। मतलब बहुत ही, क्या कहेंगे हम, छुई मुई के जैसी, बहुत ही नाजुक, जिससे अपने ढंग से साड़ी भी नहीं संभाली जाती है, ऐसी स्त्री थी वो। और एक बार जो दादी ने कह दिया कि बहू काम नहीं करेगी तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी उन्हें कुछ काम कहने की। तो इसके पीछे भी लेखिका मानती है कि इसके पीछे भी दो वजह हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, लेकिन बाकी तो विलायत से डिग्री लेकर आए थे, तो चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई में सब अंग्रेज थे। मजे की बात थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते क्या हुआ, जेब खाली होगी, शोहरत सिर करता फिरे। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। इससे रोमांचक परिकथा और क्या हो सकती थी? तो नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये दोनों रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा कर रही थी। मतलब एक के बाद दो और तिलिस्मी चीजें घट रही थी। दूसरी वजह क्या हो सकती है? माँ की अपनी शख्सियत। उनमें खूबसूरती थी, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनसे कोई ठोस काम करवाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हाँ, परिवार में उनसे मांगी जाती थी, और ये नहीं कि सिर्फ सलाह मांगी जाती थी, उस सलाह को पत्थर की लकीर की तरह निभाया भी जाता था। मतलब माँ से एक बार जो सलाह मांगी गई और माँ ने जो सलाह दी, उस सलाह को पत्थर की लकीर की भांति माना भी जाता था। सिर्फ हवाई सलाह नहीं ली जाती थी, सलाह मशवरा किया जाता था, लेकिन उनका जो मत होता था वही आखिरी मत माना जाता था। तो इनकी माँ से घरेलू काम कोई नहीं करवाता था, लेकिन इनकी माँ ने बच्चों की परवरिश में भी कोई भूमिका नहीं निभाई। लेकिन यहाँ पर एक अपनी माँ की विशेषता बताते हुए कहती हैं कि ठोस काम न कराने का मतलब ये नहीं था कि माँ का कम था, वो बहुत भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे निभाती भी थी। जाहिर सी बात है, जब जुनून हो आज़ादी का तो उसे निभाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती है कि हमने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमारा लाड प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी या बहू होने की सीख दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ अपनी बीमारी के चलते वो घर बार नहीं संभाल पाती थी, और कुछ उनकी रुचि घर के कामों में नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, और बाकी समय वो साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे कर लेती थी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ का ध्यान आ रहा है कि मृदुला गर्ग जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उनके पालन पोषण में उनकी माँ की कोई अच्छी खासी भूमिका नहीं रही। खुद पिता ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है उनके पालन पोषण में, पिता ने किया है। और लेखिका एक जगह पर और जिक्र करती है, उसी साक्षात्कार में एक स्थान पर और लेखिका ने कहा कि जिस दिन हमारे घर में स्वादिष्ट खाना नहीं बनता, उस दिन तो ये तय था कि माँ कोई अच्छा नॉवल पढ़ रही है। लेखिका ने अपनी माँ के बारे में कहा है कि वो साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी।
तो यहाँ पर उनकी माँ का आदर सम्मान उनके ससुराल में बहुत अधिक था। सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वो तो पत्नी, माँ, बहू किसी भी तरह के कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। तो लेखिका के समझ में दो कारण आते हैं। क्या? एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहला, कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसके कारण उन्हें घर वालों से आदर मिलता था। दूसरा, कि वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब बाहर वाले लोग अगर उनसे कोई बात कहते थे तो वो एक दूसरे के सामने नहीं बताती थी, इसलिए बाहर वालों से दोस्ती भी थी। और लेखिका, जैसे मैंने ऊपर बताया कि माँ की भूमिका लेखिका के पिता बखूबी निभा देते थे। और लेखिका के परिवार का माहौल देखिए कितना स्वतंत्र था, सभी कितने आजाद ख्याल के थे। यदि घर में एक बहन के नाम अगर कोई चिट्ठी आती थी तो दूसरा उसे पूछता नहीं था कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। कोई भी उस चिट्ठी को खोलकर देखता नहीं था। तो सभी को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। और इसी निजत्व का फायदा उठाकर ही लेखिका और उसकी दो बहनें और उसका छोटा भाई। अब आगे लेखिका कहती हैं कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में यदि माँ और नानी रही होती तो भी गनीमत होती, लेकिन इसमें एक और नाम जुड़ गया। वो क्या है? परदादी का, जिसे कतार से बाहर चलने का बहुत शौक था। और उन्होंने ये व्रत या नियम कह लीजिए, उनका नियम था कि अगर उनके पास 2 की बजाय 3 अगर साड़ियाँ हो जाती तो वो एक साड़ी दान में दे देती थी। उनका ये था कि 2 ही होनी चाहिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन असली जलवा तब देखने को मिला जब इनकी माँ, लेखिका की माँ, पहली बार गर्भवती हुई। तो परदादी मंदिर में गई और वहां पर मन्नत मांगी कि मेरी तो पतोहू को पहला बच्चा लड़की ही होनी चाहिए। चलो, ये भगवान से मन्नत मांगी और इस चीज को अपने और भगवान के बीच में रखती तब तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने इस बात को जग जाहिर कर दिया कि मैं तो भगवान से ये मन्नत मांग कर आई हूँ कि मेरी पतोहू है, उसको पहला बच्चा बेटी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि खानदान में पुश्तों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी ने बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव में इस चक्कर में लड़की की मन्नत मांगी हो, क्योंकि पिताजी की भी और दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा जरूर होता था, मतलब लड़कियां तो थी लेकिन लड़के बड़े। खैर, माँ जी ने अपनी इस तरफ से कोई सफाई नहीं दी और बार बार रोजाना जब मंदिर में जाती तो यही मन्नत दोहराती कि मुझे तो बेटी ही चाहिए। पूरा गांव जानता था कि जो इनकी लेखिका की परदादी हैं उसके तार सीधे भगवान जी से जुड़े हुए हैं। इधर से लेखिका की परदादी थी और उधर से टन की घंटी बजती और तथास्तु की आवाज आ जाती। मतलब इधर से लेखिका की दादी मन्नत मांगती और उधर भगवान के पास पहुंच जाती और भगवान तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो कहकर मन्नत पूरी कर देते थे। लेकिन भगवान इस मन्नत को इतना अधिक सुनेंगे ये किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो एक के बाद करके पूरी 5 कन्याएं धरती पर उतार दी। तो भगवान तो क्या कहें, यहाँ पर तो दादी माँ के सामने नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। अब एक देखिए, एक किस्सा, बहुत ही मजेदार किस्सा है। यहाँ पर लेखिका अपनी परदादी के बारे में और एक चोर के बारे में बताती है, बहुत मजेदार है, सुनिए। क्या हुआ कि एक बार लेखिका के परिवार में शादी का माहौल चल रहा था और जितने भी पुरुष थे वो बारात लेकर दूसरे गांव में चले गए। सारी जो औरतें थी वो सज धज कर नाच गाना कर रही थी। तो दादी क्या करती हैं कि एक कमरे में जाके सो जाती हैं। तो चोर को ये पता था कि ये जो सारे पुरुष हैं ये बाहर गए हैं, तो आज चोरी का बड़ा अच्छा मौका, चोरी कर लेता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि वो बूढ़ी औरत रात में जाकर अपना कमरा चेंज कर लेगी, अपना कमरा बदल लेगी। जैसे ही चोर की आहट सुनी तो दादी माँ जाग गई। पूछा कौन? तो चोर हड़बड़ा गया, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। उसने कहा मैं। तो माँ जी ने कहा पानी पिला। तो इतनी देर में माँ जी जो है बिस्तर के आसपास से टटोल कर देखा लोटा। तो इतनी देर में परदादी है लेखिका की, उन्होंने बिस्तर के पास टटोल कर देखा तो लोटा खाली था। तो उन्होंने चोर को कहा, बोली ये ले लोटा और जा कुएं से पानी भर ला, और सख्त हिदायत दी कि कपड़ा जो है कसकर बांधना, तरीके से छानियो। चोर बेचारा घबरा गया। वो सोचता है कि दादी माँ ने कैसे जान लिया कि मैं चोर हूँ और मेरे मुंह पे जो है कपड़ा बंधा हुआ है, उस कपड़े से ही मुझे पानी छान कर लाना है। उसे ये तो पता था कि जो है दादी माँ के तार सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी उसे भनक लग जाएगी कि मैं ही हूँ।
तो चोर ने बड़ा हड़बड़ा कर कहा कि मैं तो चोर हूँ। तो फिर दादी माँ क्या बोलती हैं कि हुआ करे, लेकिन प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। ये सारी हिदायत उन्होंने दे दी, दादी माँ ने दे दी। चोर बोलता है कि क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजियो, सारे नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान की सिवा कौन धरा है जो मुझे पानी पिलाएगा। चोर बेचारा बड़ा घबरा गया, उसने सोचा कि भगवान तो कहीं आस पास है। तो घबरा कर वो उठकर चल दिया और पूरी एहतियात के साथ पानी भर के लोटा लिया। तो आते आते पहरेदार ने दबोच लिया। तो वहां पर माँ जी के पास लेकर आया। तब माँ जी ने आधे लोटे का पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर ले चाहे खेती कर ले। अब चोर बड़े धर्म संकट में फंस गया, करे तो क्या करे। चोर पर बेचारा किसी लायक ना रहा और इतना रोमांचक चोरी का धंधा छोड़कर खेती के काम में लग गया और सालों साल इसी काम में लगा रहा। तो जब लेखिका ने उसको देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा डरा डराया हैरान सा। तो यहाँ पर लेखिका की परदादी ने एक अच्छे खासे चोर को भी भला मानुस बना दिया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप कहिए, लेखिका क्या कहती हैं कि अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप कहिए, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ तो माँ के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी रही। अब लेखिका जिक्र करती हैं उस महान दिन का जिस दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। कौन सा? 15 अगस्त 1947 का। तो उस दिन आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दुर्योग से लेखिका बीमार हो गई और उन्हें टाइफाइड हो गया। और उस समय पर टाइफाइड एक अच्छा खासा जानलेवा रोग माना जाता था। लेखिका ने बहुत कोशिशें की रोने धोने की कि उन्हें इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने, क्योंकि डॉक्टर जो है वो नाना के परम मित्र थे। तो इसलिए उससे ज़्यादा नाना थे, वो बहुत चिंता कर रहे थे कि बच्ची को कुछ हो ना जाए, तो इसलिए उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो रोध होकर लेखिका चुप हो गई। लेखिका की उम्र उस समय 9 बरस थी, इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से बहल जाती और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं इन चीज़ों को समझ पाती। तो पिताजी ने तंग आकर उन्हें एक उपन्यास पढ़ा दिया जो था ब्रदर्स कारामजोव, जो कि एक रूसी उपन्यासकार का उपन्यास था। किताबें पढ़ने का शौक तो लेखिका को बचपन से ही था और घर में पिताजी को छोड़कर बाकी सभी इंडिया गेट पर जश्न देखने गए हुए थे। पिताजी अपने दूसरे कमरे में बैठकर कोई और किताब पढ़ रहे थे। तो जैसे ही लेखिका का रोना धोना खत्म हुआ, उन्होंने किताब खोली और एक बार जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन्हें इतना समय मिला ही नहीं कि किसी और काम की और तरफ उनका ध्यान जाए या किसी और चीज की ओर वो देखे। तब लेखिका ने वो एक ही जोश में वो पूरा उपन्यास पढ़ डाला। कौन सा अध्याय किसके बाद था, किस अध्याय में क्या था, सब कुछ आपस में मिल गए, उन्हें समझ ही नहीं आया। तो पहली बार में कितना उनका उपन्यास पल्ले पड़ा इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक अध्याय जो लेखिका को याद रहा वो था बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर। लेखिका को ये अध्याय पहली बार में ही कंठस्थ हो गया था और उम्र के हर पड़ाव पर उनके साथ रहा और लेखन में भी एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे लेखिका की बहुत सारी रचनाएं हैं, नाटक जादू का कालीन है, नहीं और 3 किलो की छोरी जैसी कहानियों में और कठगुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में ये उनको प्रभावित करता रहा। लेखिका की परदादी की मन्नत का इतना असर रहा कि स्वयं लेखिका ही नहीं, उनकी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई और अपनी दादी, माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से इनकार करती रही। तो यहाँ पर लेखिका अपनी अपनी बहनों का जिक्र करती हैं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वो लेखिका नहीं बल्कि लेखिका की बड़ी बहन थी मंजुल भगत। घर में उसे सब रानी कहकर पुकारते थे, क्योंकि मंजुल ने शादी के बाद लिखना शुरू किया था तो अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में कोई हीन भावना आगे नहीं आई और अपना पैदाइशी जय नाम छोड़कर भगत बनी। फिर दूसरे नंबर पर थी स्वयं लेखिका जिसका नाम है मृदुला और जिसे घर में सब उमा कहकर पुकारते हैं। लेखिका ने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया तो नाम रखा अपना मृदुला गर्ग।
कुछ लोग उनके पिताजी से पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। तो इसलिए छोटी बहन जिसका नाम चित्रा था, जिसे घर में गौरी कहकर पुकारते थे, लेखन कार्य में उसने रुचि नहीं दिखाई क्योंकि उसका ये मानना था कि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, चौथी और 5वीं बेटियां पैदा हुई। पिताजी ने जमाने की सुनकर इस बार इतना तो किया कि इन दोनों बेटियों का एक एक ही नाम रखा। चौथी बेटी का नाम है रेणु और 5वीं बेटी का नाम अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। तो लेखिका कहती है कि मजे की बात यह है कि बीच में 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। मतलब कौन कौन सी बहनों ने लेखन कार्य नहीं किया? चित्रा और रेणु ने। अचला जो कि लेखिका से 8 साल छोटी है, वक्त के बदलाव को लाज में रखते हुए अंग्रेजी भाषा में लिखती है, लेकिन उनका भाई राजीव हिंदी भाषा में लिखता है। अब लेखिका तीसरे नंबर पर जो उसकी बहन है चित्रा, उसका जिक्र करती है। वह कॉलेज में पढ़ने तो जाती थी पर खुद से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, तो इसलिए इम्तिहान में उसके नंबर कम और जिनको वो पढ़ाती थी उनके ज्यादा नंबर आते थे। तो जब उसकी शादी का समय आया तो उसकी नज़र में एक लड़का पसंद करके उसने ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब मुश्किल ये थी कि माँ बाप ही नहीं बल्कि खुद लड़का भी ये नहीं जानता था कि ये लड़की मुझसे शादी करने वाली है। खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। तो यहाँ पर चित्रा ये कहती है कि वो जो सोच लेती है करके रहती है, मतलब अब उसके निर्णय अटल है, अडिग है। तो शादी भी उसकी उसी लड़के से होनी थी, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती भी क्यों? क्योंकि उसने पहले ही ये बता दिया था कि वो जो सोचती है वो करके रहती है। तो उसकी इसी बात के आगे सबने हथियार डाल दिए थे। आगे लेखिका कहती हैं कि अब मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहती बल्कि उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई लेकिन लेखिका नहीं बनी। जिन्होंने लेखन कार्य किया उन्हें तो सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो ऐसा समझ में नहीं आता। जैसा एक बार लेखिका के पिताजी ने मंजू कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ज्यादा है। पर यहाँ तो लेखिका कहती है कि हम बहनें शेर हैं तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर, मतलब उनसे भी अव्वल दर्जे की। और चौथे नंबर वाली जो रेणु का जिक्र करती हैं कि रेणु का तो ये आलम था, अपनी मर्जी की मालिक थी, जैसा उसका मन करता था वही काम करती थी। तो रेणु और अचला को जब ड्राइवर बस स्टॉप से लेने के लिए जाता था तो रेणु गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वो कहती थी कि ये तो सामंत शाही का प्रतीक है, इतनी देर गाड़ी में बैठने का क्या फायदा। लेकिन उनका जो रसोइया ये चाहता था कि फटाफट दोनों बहनें आज घर का काम जल्दी से खत्म हो जाए उनके, क्योंकि माँ तो इनकी ध्यान रखती नहीं थी घर परिवार का, पिताजी ध्यान रखते थे। तो पिताजी उन पर बहुत गुस्सा होते थे कि गाड़ी में बैठकर नहीं आ सकती थी। आलम यह होता कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद उसका रुतबा जो है मोहल्ले में बहुत बढ़ गया था। एक और खास बात का यहाँ पर लेखिका अपनी बहन रेणु का जिक्र करती है कि उसे इम्तिहान देने से परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे करके पास कर लिया, लेकिन जब बीए में इम्तिहान देने की बारी आई तो वो अड़ गई। बोली कि पहले मुझे बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, उसके बाद ही मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन हो गया कि हाँ वास्तव में इम्तिहान देने का कुछ फायदा है तो मैं इम्तिहान दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो माँ ने कहा जाकर अपने पिताजी से पूछो। पिताजी क्या जवाब देते? नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे तर्क दिए। लेकिन रेणु को कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों युगों से माँ बाप करते आ रहे हैं कि मैंने कहा करनी है तो करनी है। जैसे तैसे करके रेणु ने बीए पास कर, लेकिन सिर्फ पिता की खुशी के लिए, सिर्फ पास लायक नंबर लेकर। और यहाँ पर अपनी बहन की एक विशेष खासियत का जिक्र करती है कि सच बोलने में वो माँ से भी 2 कदम आगे है, मतलब हमेशा सच बोलती थी। गनीमत ये थी कि कई बार उसका सच सुनकर लोग मजाक में ले लेते थे। कोई उसे इत्र भेंट करता था तो वो कहती थी ना मुझे नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ। मतलब उसका ये मानना था कि इत्र तो वो लोग लगाते हैं जो रोज नहीं नहाते। कि ऐसे बहुत सारे किस्से उन्होंने सुनाए हैं अपनी बहन के बारे में जो जिद और जुनून के हैं। और एक और जिक्र करती है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, जाहिर है कि सभी दफ्तर, सरकारी दफ्तर बंद थे, सड़क पर कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। तो जाहिर है कि रेणु की स्कूल बस भी नहीं लेने आने वाली थी। तो इसलिए रेणु पैदल ही चलने के लिए तैयार हुई।
सबने समझाया कि स्कूल बंद है, इतनी बारिश में स्कूल नहीं खुलेगा, मत जाओ। लेकिन वो सवाल पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? तो सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ था। 2 मील पैदल चलकर वो स्कूल पहुंची। बाहर चौकीदार ने रेनू को देखा तो वो हैरान हो गया। चौकीदार ने बोला कि स्कूल तो आज बंद है। तो रेनू को कोई मलाल नहीं हुआ और वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा कि हमने तो पहले कहा था स्कूल बंद है, क्यों गई तुम इतनी दूर? तो रेनू क्या जवाब देती है, स्कूल स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर वो जिक्र करती है रेनू का, जिसे अकेले चलने में मज़ा आता था, चाहे वो बस स्टॉप से लेकर घर तक चलने में हो या फिर स्कूल पैदल जाकर आने में हो। अपनी जिद जो उसने पकड़ ली उसको वो पूरा करके मानती थी, अपनी राह खुद तलाशने वाली लड़की का जिक्र। अब लेखिका अपनी सबसे छोटी बहन अचला का जिक्र करती है। वो कहती है कि वो कुछ खिसकी हुई मालूम थी, मतलब पिता का कहना मान के अर्थशास्त्र में एमए तो कर लिया और फिर उसके बाद पत्रकारिता में दाखिला ले लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास भी हुई और फिर एक आज्ञाकारी पुत्री की तरह पिता की पसंद से शादी भी कर ली। लेकिन उससे आगे वो उस लीक पर चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि घर बार में उसका ज्यादा मन नहीं लगा और मंजुला और लेखिका की तरह 30 बरस पार करते ही उसने भी लिखने का रोब लगा लिया। लेकिन वो हिंदी की बजाय उसने लेखन कार्य किस में किया? अंग्रेजी भाषा में किया। लेखिका स्वयं और अपनी बहनों के बारे में एक अच्छाई का जिक्र करती है कि हमने परंपरागत तरीके से हमने घर बार को भले ही न चलाया हो लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। एक बार शादी की तो उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी हो, कगार तोड़ के वो डूबी नहीं। लेखिका अब जिक्र करती है अपनी उस जिद की, जुनून की, जिसमें वो सफल भी हुई। शादी के बाद क्या हुआ कि शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे क्या था, डालमिया नगर में गई। तो वहां पर वो क्या देखती है कि चाहे मर्द हो, औरत हो, चाहे पति पत्नी हो, तो पिक्चर जब देखने जाते थे तो अलग अलग कैबिन में बैठते थे। और लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी। नाटकों में अभिनय करने की भी शौकीन रही थी। तो उसने सोचा ये माहौल बदलना है यहाँ का, और साल भर के भीतर ही उन्होंने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और अगले 4 साल तक उन्होंने बहुत सारे नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। अब वहां से निकली तो कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जिनकी उम्र जो है स्कूल जाने लायक थी, लेकिन वहां पर उन्हें कोई ढंग का स्कूल नहीं मिला। तो लेखिका ने पास के ही कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि वहां पर सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी तो इसलिए वो स्कूल वहां पर खोलना नहीं चाहते थे और लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपनी बात जारी रखी। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। तो इस पर लेखिका को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि स्कूल की छोड़िए, आप किसी के बारे में भी ये यकीन नहीं कर सकते कि वो अगले 100 बरस तक चलेगा। तो इससे वो भी गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर बोलते हैं कि खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी लेकिन 100% सच थी। लेकिन लेखिका की तो सच के सामने सिर झुकाने की बचपन से ही आदत थी। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि वो एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगी। वहां पर 3 भाषाएं, कौन कौन सी? अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ स्वयं पढ़ाएंगी। और स्कूल तो खोलना ही था, साथ ही साथ वहां पर सरकार से मान्यता दिलाने का भी उन्होंने निश्चय किया और उनकी मेहनत रंग लाई और बाद में उसी स्कूल में बहुत सारे अफसरों के बच्चे भी पढ़े। तो यहाँ पर लेखिका अपनी इस जिद और जुनून को पूरा कर पाने में सक्षम पाती है। तो अंत में हम पुनरावृत्ति करते हैं, जो पीछे हमने पाठ पढ़ा उसे हम एक बार दोहरा लेते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में किन किन का जिक्र किया है? सबसे पहले है परदादी, जो कि लीक से हटकर चलने वाली थी, जिन्होंने बेटी होने की मन्नत मांगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जिक्र करती हैं लेखिका अपनी नानी की, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। लेखिका की दादी, जो कि अपनी बहू को बहुत नाजुक सी मानती है, जिसका ये मानना था कि हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। मतलब बहुत नाजुक सी समझकर उससे कोई घर का काम नहीं करवाया, बल्कि ऐसे और बाकी जो बहुएं थी उन्हीं से उन बच्चियों का पालन पोषण करवाया। और यहाँ पर लेखिका ने स्वयं का और अपनी बहनों का जिक्र किया है। सबसे बड़ी बहन है मंजुला भगत,
जिसका घर का नाम रानी, जो लेखन कार्य करती थी। इसके बाद लेखिका मृदुला गर्ग, जिनका घर का नाम है उमा। तीसरे नंबर पर है चित्रा, जिसे घर का नाम गौरी रखा, जिसकी लेखन कार्य में रुचि नहीं थी, जो ये मानती थी कि तुम लोग लिख रहे हो तो कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर है रेनू, तो इसका एक ही नाम रहा क्योंकि इनके पिताजी को जमाने ने ये बोला कि बेटियों की कमी थी क्या जो दो दो नाम रख छोड़े, तो इसलिए चौथी और पांचवी बेटी का एक एक नाम रखा। रेनू जो कि लीक से हटकर अपनी राह खुद तलाशने वाली लड़की है और हमेशा सच बोलती है। और पांचवें नंबर पर है अचला, जो सबसे छोटी है, मृदुला गर्ग की सबसे छोटी बहन है, जिसने लेखन कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा को चुना। तो यहाँ पर हमने पाठ पढ़ा। आशा करती हूँ कि यहाँ पर हमने पाठ पढ़ा और ये पाठ बहुत ही मज़ेदार पाठ रहा। हमने इसे बहुत आनंद से पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।